सभी को नमस्कार। महत्वपूर्ण टॉपिक पर आज हम डिस्कस करते हैं सत्ता की साझेदारी और सत्ता की साझेदारी की आवश्यकता क्यों है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि सत्ता की साझेदारी की आवश्यकता ही क्यों पड़ती है। और इस लेसन में आपको अब तक समझ में आ गया होगा कि सत्ता की साझेदारी का अर्थ क्या है। सत्ता की साझेदारी का साधारण रूप से अर्थ है कि जो पावर है उस पावर का शेयर करना। और क्योंकि किसी भी देश में विभिन्न प्रकार के जाति धर्म भाषा के लोग रह सकते हैं और उन सभी धर्मों को उन सभी भाषा के लोगों को समान प्रतिनिधित्व देना जो है सत्ता की साझेदारी कहलाता है। और इसकी आवश्यकता क्यों है कि एक तो ये है कि भाई सत्ता का उचित बंटवारा होता है कि शासन में सबका भागीदारी सुनिश्चित होती है। विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच में टकराव का अंदेशा कम हो जाता है। इसका अर्थ ये है कि जब सभी समुदाय के लोग पर वो चाहे बहुसंख्यक हो या अल्पसंख्यक हो सभी को समान प्रतिनिधित्व मिलेगा तो उनको आपस में बीच टकराव का अंदेशा कम हो जाता है। तीसरा है कि सामाजिक टकराव और राजनीतिक अस्थिरता कम हो जाती। किसी भी देश में जब विभिन्न धर्म के लोगों के बीच में समुदायों के बीच में भाषा की विभिन्नता के लोगों के मध्य अगर कोई भी विवाद होता है तो वो केवल सत्ता की साझेदारी के माध्यम से ही सुलझाया जा सकता है। देश की एकता अखंडता के लिए सत्ता की साझेदारी की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। सत्ता की साझेदारी लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के लिए ठीक होती है। लोकतंत्र वही सबसे मजबूत माना जाता है जिसमें सभी समुदायों को समान भागीदारी मिलती है। सत्ता के बंटवारे से देश में शांति और सद्भावना बनी रहती है, यानी कि विभिन्न समुदायों के बीच में जो है उनके हितों को लेकर के उनके मन में जो भी आशंका वगैरह होती है वो ठीक हो जाती है। अब हम बात करते हैं बेल्जियम और श्रीलंका के अलावा एक और छोटे से देश का थोड़ा सा इसमें डिस्कस किया गया है, वो है लेबनान। तो लेबनान पश्चिमी एशिया जो एशिया इस क्षेत्र है और यूरोप के साथ लगता हुआ एक देश है और वहाँ पर भूमध्य सागर के पूर्वी तट पर ही ये लेबनान स्थित है। लेबनान की जो राजधानी है वो है बेरूत। लेबनान में कई बार गृहयुद्ध तथा विभिन्न समुदायों के मध्य संघर्ष रहा। वो दो प्रकार के खास समुदाय के लोग रहते थे, मेरोनाइट और ऑर्थोडॉक्स दो समुदाय के लोग रहते थे। तथा मुसलमानों में भी दो समुदाय थे, एक शिया और सुन्नी। और ईसाई धर्म में दो पंथ थे, मेरोनाइट और ऑर्थोडॉक्स। और वैसे ही मुसलमानों में दो समुदाय थे, शिया और सुन्नी। अब इनमें जब गृह युद्ध समाप्त करने के लिए एक समझौता हुआ और समझौते के कारण इन पे ये तय किया गया, कुछ नियमों पर वो सहमत हुए जिसके अनुसार अगर राष्ट्रपति अगर बनाया जाएगा तो वो मेरोनाइट पंथ का कैथोलिक होगा, क्योंकि दो समुदाय के थे ये भी। और प्रधानमंत्री सुन्नी मुसलमान का होगा और उप प्रधानमंत्री ऑर्थोडॉक्स ईसाई होगा। संसद के अध्यक्ष का पद शिया मुसलमान का होगा, यानी कि सबको सत्ता में समान भागीदारी देने का प्रयास किया गया। और ये भी तय किया गया कि दूसरे धर्म का जो लोग हैं वो अन्य पद पर नहीं जा सकते। जैसे राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति पर जो है मेरोनाइट पंथ का कैथोलिक ही होगा, मुसलमानों को या ऑर्थोडॉक्स को राष्ट्रपति बनने का अधिकार नहीं था। ठीक यही बात इन चारों पदों पर लागू होती थी। और साथ में ये भी बात हुई कि इस समझौते के अनुसार जो ईसाई समुदाय के लोग थे वो फ्रांस से आरक्षण की मांग नहीं करेंगे और साथ में जो मुसलमान थे वो भी अपने जितने भी पड़ोसी सीरिया के साथ एकीकरण की मांग को जो है छोड़ देंगे। और ईसाई और मुसलमानों के बीच समझौता हुआ कि तब दोनों की आबादी लगभग बराबर थी। बाद में मुसलमान जो हैं बहुसंख्यक में आ गए, लेकिन आज भी वो उस समझौते का आदर करते हैं जनसंख्या में ज़्यादा होने के कारण ही। और आपके इसमें हाँ एक
व्यक्ति का जिक्र किया गया है वो है खलील जो नामक जो व्यक्ति थे। उसके पिता ऑर्थोडॉक्स ईसाई थे और माँ सुन्नी मुसलमान थी। तो उससे अनुसार वह राष्ट्रपति पद पर नहीं जा सकता था। इस व्यवस्था का उन्होंने खिलाफ आवाज़ उठाई। उनका मानना था कि भाई देश में कोई भी प्रतिभाशाली व्यक्ति है तो वो राष्ट्रपति पद तक पहुंच जाना चाहिए और ये प्रथा समाप्त होना चाहिए, और जो सबसे योग्य व्यक्ति है वही राष्ट्रपति पद पर जाना चाहिए, ना कि कोई कैथोलिक। तो ये एक समस्या का विवरण इसमें किया गया है। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू।